सही है। गुरुदेव, गुरुदेव आप कक्षा ले लें, इसके बाद में बोल दूंगा मैं। अच्छा प्रारंभ करें। एक मिनट देखिए, मैं गोचर संबंधी जितने नोट्स हैं जो कल तक पढ़ाया हूं उसको आज कक्षा के उपरांत प्रेषित कर दूंगा। लेकिन आज से आप लोग का इतना कर्तव्य है कि जो विषय समझ में ना आए और जिस चीज का नोट्स जिसको चाहिए, अब पर्सनली मैं नोट्स नहीं भेज सकता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक जगह से एक पुस्तक के माध्यम से अध्ययन नहीं कराते हैं। हमारे पास कई सारे पुस्तक हैं, कई ग्रंथों के सार तत्वों को पढ़ाते हैं। तो आपको जो नोट्स चाहिए वो नोट्स संस्थान से कहिए, मैं प्रयास करूंगा नोट्स आप लोग को उपलब्ध करा दूं। ठीक है ना मनोज जी? जी, मैंने मनोज नोट के लिए बोला है, जो कक्षा में पढ़ाते हैं वो नोट डाउन करने में उतनी तेजी नहीं है हमारे में, ये मैंने बोला है। नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, किसी बात की यहाँ पर नहीं है। जो चीजें होगी आप लोग बता दीजिएगा कि सिर्फ इतना सहयोग कीजिए कि आप बता दीजिए कि इसका अगर नोट्स मिल जाता तो ठीक होता। ठीक है ना? जी जी। और जो पुस्तक की जो प्रति आती है ग्रुप में, वो थोड़ी उसकी भाषा लिस्ट होती है, वो समझ नहीं। ठीक है, ऐसी आज से समस्याएं उत्पन्न होगी। आप लोग इतना सहयोग कीजिए कि जो संशय हो कक्षा के बाद उसको पूछा कीजिए। ठीक है ना? जी जी। चलिए, भगवान किसी को नमो नमः हाँ प्रभु। भगवान, हाँ भगवान, 1 मिनट इनकी शंका का समाधान सभी की का। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रभु आप सभी से विशेष विनम्र निवेदन है, यदि गुरुदेव जो आपको अध्ययन करा रहे हैं, कोई भी चैप्टर यदि आपकी समझ में नहीं आता है, आप गुरुदेव से कहने में संकोच कर रहे हैं, भगवान आप सनातन ज्ञान संस्थान को अवगत कराइए, आप हम तक सूचना भेजें, उस समस्या का निदान हम कराएंगे। गुरुजन से निवेदन करेंगे कि प्रभु इसको और सरलतम तरीके से बताएं। और रही नोट्स वाली बात, जिन जिन विषयों के नोट्स आपको चाहिए संस्थान आपको उपलब्ध कराएगा। भगवान आप ये न समझें कि गुरुदेव से अपन ना कह पाए, लेकिन संस्थान के अंदर गुरुदेव के ऊपर भी और लोग हैं। आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप किसी भी विषय में शंका न रखें और स्पष्ट रूप से आप हमें मैसेज कर दें। यदि डायरेक्ट ना कह पाओ तो मैसेज कर दीजिए, और डायरेक्ट आप टेलीफोन करके भी बोल सकते हैं। बस यही निवेदन है गुरुजी, कक्षा प्रारंभ करें अपनी। जी भगवान, कक्षा प्रारंभ करें। एक मिनट आप बात कीजिए, 1 मिनट में मैं शुरू करता हूँ। जी प्रभु, चाहे कोई भी चैप्टर पिछला भी हो, यदि आप लोगों की समझ में कहीं कोई चैप्टर छूट रहा है, परीक्षा की डेट निश्चित हो चुकी है, प्रश्न पत्र बनना प्रारंभ हो गया है, लेकिन संस्थान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत परीक्षा की डेट को अपन 8 दिन या 7 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। और गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि 1 घंटे की जो क्लास लेते हैं भगवान, उसे आप करीब 1.5 घंटे लें, एक्स्ट्रा क्लास लें। ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा समस्याएं आएंगी तो भगवान आपको स्पेशल अलग से एक्स्ट्रा कक्षा भी लगा सकते हैं। इसके बाद में जो उपाय प्रकरण चलेगा 40 दिन का, उसका भी सिलेबस तैयार हो चुका है। बशर्त कौन सी है, जो जो समस्याएं आपकी समझ, आपकी जो जो चैप्टर आपकी समझ में ना आए, कृपया स्पष्ट रूप से कहें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें। गुरुदेव से कहीं संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, गुरु और शिष्य का पिता पुत्र का रिश्ता होता है। यदि पिता पुत्र के रिश्ते में ही ये संकोच की भावना रहेगी तो काम नहीं चलेगा। और आप निश्चिंत रहिएगा, चाहे वो ज्योतिष वाले गुरुजन हों या कर्मकांड वाले हों या सप्तशती वाले हों, सभी गुरुजनों के ऊपर भी संस्थान में कुछ महानुभाव विराजमान हैं जो हर चीज का संज्ञान लेते हैं। नवीन गुरुजी के द्वारा जो आप लोगों से पूछा गया, चलो इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि अपन की इस जगह थोड़ी थोड़ी कमियां हैं,
तो गुरुदेव से कक्षा के बाद में विशेष रूप से मीटिंग करेंगे, मीटिंग में निर्णय लेंगे। गुरुजी, इसको गोचर प्रकरण को थोड़ा और भी अच्छी तरीका से ढंग से पढ़ाया जाए, जिससे कि लोगों के बिल्कुल मेमोरी में फीड हो जाए। भगवान, जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कुछ शरारती तत्व संस्थान में अनावश्यक रूप से विघ्न पैदा करते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है, विघ्न मनावहि देव कुचाली। तो प्रभु, आप सभी का दायित्व है कि सनातन ज्ञान संस्थान में जो विघ्नकारी तत्व हैं, कृपया उनको अंदर तक न आने दें, और उनकी जो बातें हैं, मैसेज करते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, क्या नहीं सुनते हैं, उन पर कृपया ध्यान न दें। यदि आप लोगों के सामने कोई और भी परिस्थिति है तो आप स्पेशल रूप से नवीन जी के लिए कॉल कर सकते हैं, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, राहुल जी के लिए भी कॉल कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी विषय हो, कोई भी शंका, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भगवान, यदि किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है भगवान। जी गुरु जी। चलिए हम कक्षा में भगवान, क्षमा हाँ। चाहते हैं, कक्षा में विलंब पैदा हुआ। जी भगवान। नहीं, चलिए आप लोग, मैं एक बार गोचर की पुनरावृत्ति करता हूं और वहीं से कक्षा पर समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोग पहले समझिए जो पिछले आपने पढ़ा। गोचर होता क्या है? आकाश मंडल में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ताराएं चलते रहते हैं, चलते हैं ना? बताइए। जी भगवान। हाँ या नो? हाँ। तो उसी प्रकार सौर मंडल में ग्रह भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो एक ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश काल को संक्रमण काल, गोचर काल, राशि प्रवेश का काल, काल माने समय हम कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है ना गोचर के बारे में? जी जी भगवान। जी भगवान। बताइए मनोज जी। जी भगवान। हाँ चलिए, आज से आपकी भी, हमें भी संस्थान से दबाव आएगा। लोग कहेंगे कि आप लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, और मैंने अथक प्रयास किया हूं बहुत परिश्रम करके कि आप लोगों का समय और भ्रम की स्थिति ना हो, लेकिन किसी ने आज सूचना आप जाकर लोग संस्थान प्रभु को जी, दिया। आप लोग को हमेशा बोला जाता है कि आप लोग कक्षा के समय जो भी नहीं समझ में आता हैंड रेस करके गुरुदेव से आप स्पष्ट पूछ सकते हैं, लेकिन पता ना आप लोग संकोच क्यों करते हैं, बाद में कहते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको तुरंत आप लोग निदान करना। बताइए गुरु के लिए कितना कष्टदायी होता है कि उसका कंप्लेन अगर संस्थान में जाए और संस्थान के लोग विद्यार्थी के बीच में कमी निकाले। तो चलिए, हमको किसी बात की परवाह नहीं है, मैं इसको और स्ट्रॉन्ग करूंगा और मजबूती से आप लोग के साथ आगे बढ़ूंगा। तो चलिए, आज का विषय चर्चाएं खत्म, हम पाठ्यक्रम को गोचर समझते हैं। गोचर विज्ञान क्या है? तो एक राशि से दूसरे राशि में जब ग्रह प्रवेश करते हैं तो उस समय उनका शुभाशुभ फल होता है। वही फल गोचर के द्वारा जानते हैं। तो फल क्या होता है संक्षिप्त से हमने पढ़ा है, इसका नोट्स भी है। मान लीजिए हमारी जन्म राशि में सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी है, सूर्य बलवान है, सूर्य अच्छा है, और सूर्य की दशा जब चल रही हो और सूर्य जब गोचर वश भाग्य स्थान में यानी जन्म राशि वाले स्थान में अपनी राशि में, अपने उच्च राशि में प्रवेश करे, तो उस समय उस जातक का भाग्य उदय होता है। ये समझ में आया आपको? मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य भाग्येश है और उसकी ही दशा चल रही है और उसी का गोचर होने वाला है, और गोचर में गोचर बस चंद्रमा से वो उसी स्थान पर जाने वाला है जहां भाग्य स्थान में उसका जन्म राशि उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि है और जन्म कुंडली में बलवान है। तो वह उस स्थान पर जाकर जातक के भाग्य को उस महीने तक उसके भाग्य को वृद्धि करेगा। ये आपको समझ में आ गया ना? जी भगवान। क्लियर?
ये क्लियर है ना कि किसी को कोई समस्या हो तो रीजन करके पूछ सकते हैं, ना हो क्लियर है तो भगवान। हमको अनुमति। हाँ, इसी प्रकार मान लीजिए कि सूर्य अगर कमजोर होता, पापी पीड़ित होता, निर्बल होता, अस्त होता, मृत होता, अगर उसका गोचर दशा भी अनुकूल ना होती, अगर वह उस स्थान में जाता तो जातक को उस महीने क्या करता? शुभ फल की कमी और अशुभ फल की वृद्धि करता कि नहीं करता? जी जी भगवान। इसका भी नोट्स मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है और ग्रुप में डाल भी दिया है, ग्रुप में पढ़ा भी होगा। क्या है? जी जी जी। सही है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? बताते चलिए सिर्फ कि हाँ क्या ना। आ रहा है भगवान, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार सारे ग्रहों का देखना होता है। गोचर की भूमिका क्या है? जन्मस्थ ग्रह कैसा है? बलवान है, कमजोर है, अच्छा है, योगकारी है। अब दशा, अंतर दशा और गोचर और जन्मस्थ ग्रह, इन जन्मस्थ ग्रह प्लस दशा, दशा प्लस अंतर दशा प्लस गोचर, इन तीनों का सम्मेलन करके आप एक निश्चित घटना का अनुमान लगा सकते हैं। माना कि हमको हमारे पास प्रश्न आया कि मेरा विवाह कब होगा, हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम जन्म पत्रिका में विवाह योग खोजेंगे, इस जातक का विवाह होगा कि नहीं होगा। पहला काम हमारा ये होगा, हम सप्तम भाव का अध्ययन करेंगे, सप्तमेश का अध्ययन करेंगे, सप्तम के कारक शुक्र का अध्ययन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस जातक की जन्म पत्रिका में विवाह योग है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जी 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 गुरुदेव। सबको समझ में आ रहा है ना? गुरुदेव जी। तो अगर मान लिए कि किसी के भाग्य में, क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका वही देगी जो आपने पूर्व जन्म में अपने शुभ कर्म के अनुसार, अशुभ कर्म के अनुसार आपने जो संचित किया है, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, ये वही देगी। इससे अन्यत्र आपको मिलने वाला नहीं है। आपके घर में एक साथ दो बालक जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म पत्रिका एक ही लग्न की हो, एक ही नक्षत्र की हो, लेकिन दोनों का जो जीवन में प्रभाव होता है, जो जीवन अलग अलग तरह से दोनों का कल्चर होता है, दोनों का उपलब्धि भी अलग अलग से होता है कि नहीं ऐसा? जी होता है भगवान। होता है भगवान, होता है। तो प्रत्येक समय एक लग्न में, एक नक्षत्र में, एक राशि में, एक योग में असंख्य लोग जन्म लेते हैं। असंख्य लोग प्रतिदिन हम लोग बात कर रहे हैं, हम 1 घंटे की चर्चा करते हैं ज्योतिष का, इतना में कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग मरते हैं? तो क्या सब लोग एक समान होते हैं? बताइए। जी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आयु, वित्तम, कर्मम च, भाग्यम, निधनम, नेव च, पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्ते देहिना। ये 5 चीज हमारे पूर्व जन्म के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं। जिस समय माता पिता के द्वारा हमारा सृजन होता है तो गर्भ में ही हमें 5 चीज डाल दिए जाते हैं, और जब हमारा जन्म होना होता है उस समय आकाश मंडल पर कर्म के अनुसार ग्रह नक्षत्र योगों का हो जाता है। जैसे उदाहरण, भगवान कृष्ण का जब अवतार, आवाज नहीं है भगवान। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है।
गुरुदेव आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? आ रही आवाज। आ रही है गुरुदेव। गुरु जी अब आ लेफ्ट हो रही गए, दोबारा जोड़ेंगे। अब आ रही है? जी आ रही आवाज आ रही। हाँ, तो तात्पर्य यह है कि जो हमारे जन्म पत्रिका में मिले लिखा हुआ है वही हमको मिलने वाला है, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है। कब मिलने वाला है, कब कैसे मिलने वाला है, ये एक ज्योतिषी का ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगा सकता है। तो गोचर हमको वह महीना बताता है कि किस महीने में हमें ये चीज प्राप्त होगी। इस आगामी भविष्य का फल बताता है गोचर कि आने वाला आपका यह समय आपके लिए प्रतिकूल या अनुकूल होने वाला है। तो गोचर का बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है कि गोचर की अपेक्षा करके हम ज्योतिष का सटीक फलादेश कर सकते हैं। गोचर की पद्धति उतना ही जरूरी है जितना दशा चक्र, अंतर दशा चक्र। तो जन्मस्थ ग्रह का योग प्लस दशा प्लस अंतर दशा और प्लस गोचर, इनका जब आप योग बनाइएगा तब जाके आपको कुछ सटीक फल प्राप्त होंगे। अब आप लोगों को समझ में आया ये बात कि नहीं? ना आया तो फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। आ गया भगवान, आ गया। ठीक है ना? जी जी। बताइए सुबोध जी, मनोज जी, हरि किशन जी, ज्योति जी, बताइए। जी जी। ज्योति जी, ज्योति मिश्रा जी, जी गुरु जी। आपने नमः। कहा कि हमको बेसिक चीजें नहीं याद है। मैं सबके सामने कहता हूं कि मैं 2 दिन में आपको बेसिक पढ़ा दूंगा। चलिए, क्या है ज्योतिष? ज्योतिष समझते हैं। ज्योतिष में 9 ग्रह क्या है? 9 ग्रह संसार के जितने भी चीजें आप लोगों के अंदर में है, ये 9 ग्रह के अधीनस्थ हैं। जितने संबंध हैं, पिता माता पुत्र पत्नी, ये सब 9 ग्रहों पर निर्भर हैं। जितने आपके संसार के जो चीजें बताइए, बीमारी, सुख, धन, लाभ, सब इन 9 ग्रहों के अंदर में डाला गया है। 12 राशि, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, 3 ही ज्योतिष को जन्म देते हैं। इन 3 के आधार पर ही पूरा वैदिक वांग्मय ज्योतिष का निर्माण हुआ है। नक्षत्र, राशि और ग्रह, ये 3 ही ज्योतिष में प्रधान होते हैं। ज्योति जी, जी गुरु जी। तो ऐसा नहीं है कि हम अच्छा, ज्योतिष तभी समझ में आएगा जब उसको अपने जीवन में, मान लीजिए किसी जातक का पिता के सुख में कमी हो रही है, पिता से मन मुटाव हो रहा है, पिता से उसका संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? हमको ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान ना हो तो हम सूर्य का उपाय करेंगे। अब जिस जातक का सूर्य, अब माता से प्रॉब्लम है, मातृ सुख में कमी है, माता को बीमार हो तो चंद्रमा माता का कारक है। भाई से प्रॉब्लम है तो हम मंगल को मजबूत करेंगे। क्या राघवेंद्र जी, है ना ये चीजें? जी जी भगवान है। शिक्षा में कमी आ रही है, पूजा धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म में दूरी है, पति से नहीं संबंध बन रहा है, संतान की दिक्कत है, हम गुरु को मजबूत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में हमारा दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, भौतिक सुखों की कमी है, पत्नी का सुख प्राप्त नहीं, हम शुक्र को मजबूत करेंगे। हर प्रकार के हमारे यहाँ दुख है, परेशानी है, बीमारी है, कष्ट है, हम शनि को देखेंगे। तो सब चीजें आपके पास ही है, बस उनको कैलकुलेशन करके देखना है। अब बताइए कि अग्नि तत्व में अग्नि तत्व मान लीजिए मेष राशि अग्नि तत्व की है और अग्नि तत्व में अग्नि तत्व वाला ग्रह बैठ जाए, लग्न में अग्नि तत्व वाला मेष राशि हो और मेष लग्न हो, मेष राशि हो और उसमें अग्नि तत्व वाला ग्रह बैठ जाए, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि जातक क्रोधी हो सकता है ना? जी 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 भगवान। गुरु जी।
क्या मनोज जी, हरिकिशन जी कह सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल भगवान कह सकते हैं। अगर अग्नि तत्व वाला ग्रह में जल तत्व वाला ग्रह हो जाए तो कह सकते हैं कि अब तो यहाँ पर विलक्षणता आएगी। यहाँ पर ऐसा होगा कि जातक क्रोधी होगा लेकिन तुरंत छने रुष्टा छने तुष्टा होगा ना। बोलिए। जी 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 भगवान। जी गुरुजी। अगर भूमि तत्व वाला ग्रह हो जाए, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व आ जाए तो जातक अस्थाई होगा। अब स्थिर राशि, चर राशि, यही सब चीजें, बेसिक चीजें पढ़ाई गई थी, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए चिंता ना कीजिए। हम हमने संकल्प लिया है कि आप लोगों को सक्षम बनाना है, तो इसके लिए 4 महीना और चलना पड़े, मैं चलने को तैयार हूँ। बस आप लोग सहयोग कीजिए। लेकिन अधूरी कक्षा, अधूरी शिक्षा और अधूरी कक्षा सर्वदा नुकसान करती है। तो इसलिए जो चीजें समझ में ना आए उसको चर्चा में लाइए, एक ऐसा प्रश्न कीजिए सबका भला हो। चलिए तो हम बढ़ते हैं। तो गोचर पद्धति के द्वारा हम मासिक फलों को जानते हैं, वार्षिक फलों को जानते हैं। गोचर में सबसे ज्यादा विचार करना चाहिए बृहस्पति का, चंद्रमा का, सूर्य का और शनि का। क्यों? क्योंकि 2 ग्रह हैं जो सर्वाधिक समय लेते हैं एक राशि में। लेते हैं ना सर्वाधिक समय। जी जी अब 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 अगर शनि को 2.5 वर्ष एक राशि में रहना है तो समझिए 9 चरण 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है ना। जी भगवान। तो अब 2.25 नक्षत्र, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब 2.5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष में उनको 30 अंश चलना है। तो एक नक्षत्र के एक चरण चलेंगे कितना महीना में, एक आपको कैलकुलेशन करके निकालना होगा। जब वो 2.25 नक्षत्रों को 2.5 वर्ष में भोग कर लेंगे तब उनका कार्यकाल पूरा होगा अगली राशि में गोचर का। तो इनकी अवधि लंबा होती है। जहां पर शनि गोचर करते हैं उस राशि वाले को, उस राशि से संबंधित लोगों को इसका प्रभाव अधिक होता है। इसलिए गोचर में शनि का विचार अत्यंत जरूरी होता है। ये समझ में आ गया ना? आ गया गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब बृहस्पति की बात करते हैं। मान लीजिए किसी लग्न, अच्छा गोचर भी बड़ा अजीब है। किसी लग्न के लिए किसी ग्रह का गोचर शुभ भी हो सकता है, तो कोई लग्न ऐसा भी है कि उसके लिए उसका गोचर अशुभ भी हो सकता है। तो ये लग्न के आधार पर गोचर की शुभाशुभा होती है। क्योंकि हर लग्न वाले के लिए एक राशि तो होगी नहीं। सब लग्न में चंद्रमा किसी में मेष राशि का होगा, किसी में वृषभ का होगा, किसी में मिथुन का होगा, किसी में कर्क होगा। तो चंद्रमा के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति आकलन करते हैं। तो इसलिए मान लीजिए कि वर्तमान समय में सूर्य देव कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं तो जिन लोगों का राशि कर्क होगा उनकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति होगी, तो 1 महीने में उसका फल उस पर घटित होगा। तो यह जो सूर्य का फल होता है वो मासिक फल होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन पर्यंत आपको फल देगा। एकदम कंफ्यूज मत कीजिए। दूसरा बात, गोचर अकेले कुछ नहीं कर सकता। कि गोचर में इतनी क्षमता नहीं है कि आपको 2029 में किसी ग्रह की दशा अशुभ आने वाली है, मार्केस आने वाली है। लंबा फल गोचर में सामर्थ्य नहीं है और अकेले गोचर कुछ नहीं कर सकता। जो जन्मपत्रिका में है उसी का आदेश, उसी का निर्देश गोचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर बनने का योग नहीं हो और गोचर में ऐसा कुछ योग बन जाए तो आप डॉक्टर बन जाइएगा, नहीं। ज्योतिष नास्ति कहता है कि नहीं, जो चीजें आपके जन्म पत्रिका में बनेगी वही आपको दशा अंतर दशा और गोचर पद्धति के द्वारा मिलेगी। ये भी क्लियर है ना आप लोगों को? जी भगवान। जी गुरुदेव। नहीं तो सोचिए
कि किसी जातक का संतान होना नहीं है, और वर्ष में एक बार ऐसी स्थिति जरूर बनती होगी कुंडली में कि संतान योग किसी न किसी लग्न वाले क्या तो होगा। तो भगवान हम कैसे कह सकते हैं कि इसको संतान हो जाएगा? संभव है? बोलिए। नहीं है भगवान। संभव है। दूसरा बात, ज्योतिष का फलित करते समय देश, काल, पात्रता, योग्यता का विचार कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी जन्मपत्रिका है, 6 वर्ष की लड़की की जन्मपत्रिका आया, आपने ग्रह स्थितियों को देखा, सिद्धांतों के अनुसार, नियमों के अनुसार, अरे इसका तो विवाह योग्य हो रहा है। आप चट से कह दिए कि इस जातक का विवाह होने वाला है। अब आप ज्योतिषी हैं, आपका माइंड इतना तीव्र होना चाहिए कि अंदाजा लगाइए कि अगला व्यक्ति 6 वर्ष की अवस्था में किसी कन्या का विवाह कैसे संभव है? बताइए, संभव है? आया नहीं तो भगवान बताइए। नहीं। तो इसके लिए देश काल, कोई व्यक्ति आया और बोलता है कि मैं 60 वर्ष का हो गया हूं और हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, 80 वर्ष का हो रहा हूं। आपने देखा कि गोचर में स्थिति बन रही है कि इसका शुभ गोचर आने वाला है, बृहस्पति इत्यादि का, संतान का। आपने कह दिया। अब आपको देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का उम्र क्या है, घटना जो घटने वाली है इस पर लागू होगा कि नहीं। ऐसे ही सिर्फ सिद्धांत के आधार पर फलित कहिएगा तो भी आपको दिक्कत है। तो आदमी को देखना पड़ेगा कि 2 महीने का जातक पर राजयोग आकर क्या करेगा। 2 महीने लड़के का वो राजा बनेगा? बताइए, तो बताइए भाव हमको दशा ये बात। महादशा में बनेगा वो, जब दशा नहीं नहीं, वगैरह जब आएगी अवस्था, तभी होगा। भगवान अवस्था तो देखनी पड़ेगी। जी जी भगवान देख। जन्म पत्रिका में किसी का राज योग है तो ऐसे कई बार गोचर में स्थिति बनेगी, क्योंकि हर ग्रह को एक ना एक बार जन्मांग चक्र में स्थित भाव से गुजरना ही है। हर वर्ष जीवन में कई बार घटनाएं ऐसे घट सकती है। बताइए, जी जी गुरुजी। हमें ये बताइए कि जिनका उम्र 100 वर्ष का है, उस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में शनि की कितनी 7.5 मिली होगी? मिली होगी ना? 7.5 वर्ष के बाद तो शनि का 2.5 वर्ष करके, तो 100 वर्ष के उम्र में शनि के 7.5 उस जातक को 2-3 बार तो मिली चाहिए ना? 3 बार तो आई होगी भगवान उसको। मिली चाहिए ना कि नहीं? बताइए। जी गुरुजी जी। बड़ा विचित्र है ज्योतिष, इतना सहज नहीं है, इसको समझना पड़ता है। तो मूलतः साधारण तौर पर आपको यह समझना है कि जो चीज जन्मपत्रिका में है, अगर सूर्य जन्मपत्रिका में उच्च है और गोचर में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है, तो जिस भाव में प्रवेश कर रहा है उस भाव की वृद्धि करेगा। अगर बुरे भाव में, अब 6ठा भाव में जाएगा तो जातक को रोग, ऋण, रिपो इत्यादि के ही वृद्धि करेगा। अगर सप्तम में जा रहा है तो इसके लिए आपको भाव का याद होना चाहिए। ये चीज आप लोग समझ गए ना कि जो ग्रह जिस चीज का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा जल का कारक है, माता का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, बल का कारक है, ऊर्जा का कारक है, क्रोध का कारक है, बुद्धि का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र सुख का कारक है इत्यादि। तो जो ग्रह जब मजबूत होगा, योगकारी होगा तो उसका वृद्धि करेगा, कमजोर होगा तो चीजों में हानि करेगा। यही फल आपको जन्मपत्रिका में है, यही फल आपको नवमांश में है, यही फल आपको गोचर में है। ये समझ में आ गया आप लोगों को ना? जी 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 गुरुदेव। हाँ, चलिए आज हम बात करते हैं मंगल से
मंगल जन्मस्त मंगल से मंगल का विचार, और ये सारे नोट्स मैं आपको सूर्य चंद्रमा मंगल का अभी कक्षा के उपरांत डाल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जी जी चलिए, आप कोई भी जन्म पत्रिका लीजिए, उसमें यह देखिए कि जन्मांग चक्र में मंगल देव कहाँ स्थित हैं। कोई एक जन्म पत्रिका आप अपने अनुसार निर्धारण कीजिए। तृतीय भाव में भगवान। अच्छा, देखिए मंगल कारक किस चीज का है? अक्रम का। पराक्रम का है भगवान, पराक्रम का। पराक्रम भाई बंधु का। भूमि भूमि कारक भी कहा जाता है क्या? हाँ भौम है जी तो जी भूमि कारक है ना, भौम पुत्र। अगर शास्त्र कहता है कि मंगल जब गोचर करते हुए क्षीण हो जाए, निर्बल हो जाए, अस्त हो जाए, मृत हो जाए, और छठा स्थान में जाकर गोचर करे, तो मंगल छठे भाव का कारक भी होता है। तो ऐसे गोचर के समय में छठा स्थान पर गोचर करे, चंद्रमा से छठा स्थान, याद रखिएगा, किससे? चंद्रमा से। चंद्रमा से। हाँ, जन्म चंद्रमा से के छठा स्थान। हाँ, तो जातक पर कहीं न कहीं उसके शत्रु उस पर अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, ठीक है ना। जी क्यों प्रभावशाली हुए? अब बताइए कि आप में किसी कार्य करने की पराक्रम नहीं होगी, आप बलहीन होंगे, आपका पराक्रम कमजोर होगा। ऊपर से जो समय चल रहा है वो आपके अनुकूल नहीं है, तो आपके विरोधी आप पर हावी होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे भगवान। बताइए जी मनोज जी गुरुदेव। और हरि किशन जी, समझ में आ रहा है? जी जी भगवान। मान लीजिए कि आप पर फरवरी का अगस्त का महीना सूर्य का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज करना हो, तो आप प्रतीक्षा कीजिए कि चलिए यह मेरा जो सूर्य है इस महीने में, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी जातक का जन्म कुंडली देखकर ये निकाल सकते हैं कि कौन कौन महीना इस जातक के लिए शुभ होगा, कौन कौन महीना अशुभ होगा। क्योंकि ना तो जन्मांग चक्र वाले ग्रह बदलेंगे, ना सूर्य का गोचर बदलेगा, तो हर महीने एक ही स्थिति रहेगी। हाँ, बदलेगा क्या? तो कभी कदाल गोचर में स्थिति बदल सकती है। हो सकता है कि इस वर्ष सूर्य अकेले किसी भाव में गोचर किए, तो कभी 2.5 वर्ष वाला किसी राशि में शनि बैठा है वहां चल जाए, वहां पर शुक्र पहले से विराजमान हो, गुरु विराजमान हो, तो जो 4-5 ग्रहों की युति हो जाए वहां पर थोड़ा आपको भ्रम होगा। लेकिन सिंगल ग्रह का ट्रांजिशन आप सामान्यतः तौर पर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको ना जी जी भगवान। विनोद जी? मान लीजिए कि धनु लगन की कुंडली में सूर्य उच्च राशि के बैठ गए, तो कभी भी जीवन में जन्मांग चक्र का सूर्य नीच में जाएगा, क्यों उच्च ही माना जाएगा? बताइए, हमें बताइए प्रभु। क्या भगवान दोबारा बताएं भगवान, क्या क्या पूछ रहे हैं आप?
जन्मांग चक्र स्थित ग्रह ग्रह जो होता है जन्म कुंडली में, वो कभी बदलेगा वो नहीं बदलेगा वो। ना। तो जो ग्रह जो पोजीशन में है तो हम आकलन कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि सूर्य गुरु उच्च राशि में बैठे हैं, तो हमको ये देखना है कि दशा अभी किसकी चल रही है। गुरु का गोचर मान लीजिए कि 2024 के फरवरी में होने वाला है, तो हम आकलन कर लेंगे कि जिस जातक को हमको गोचर देखना है उसके जन्म पत्रिका से कि चंद्रमा से गोचर बस गुरु किस राशि में प्रवेश करेंगे। अब हमको पता लग जाएगा कि गुरु का जन्म, पहले तो जन्म पत्रिका से उनका हम सब निकालेंगे डिटेल, अच्छा है, योगकारी है, शुभ है वगैरह वगैरह। उसके बाद दशा को देखेंगे, अगर गुरु की ही दशा हो, गुरु शुभ हो और गुरु अच्छे स्थान में जाने वाले हो, अच्छे भाव में जाने वाले हो चंद्र राशि से, तो इस जातक के लिए आप घोषणा कर सकते न है कि देखो ये महीना तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि सब चीजें ठीक होने वाली है। बताइए जी भगवान, बिल्कुल बता सकते। हरि किशन जी, हो सकता है ना ऐसा? जी जी भगवान। समझ में आया ना? समझ में आया? आ जी गया वो गुरुजी। अब शनि शनि मान लीजिए किसी कुंडली में मार्केश हो और उनका और अशुभ स्थान में हो, कष्टदायी हो, और शनि की दशा चल रही हो, और शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करके जातक के अगले जन्म जन्म राशि से किसी भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तब आप वहां पर घोषणा कर सकते हैं ना, इसको बता सकते हैं कि देख तेरे ऊपर कुछ परेशानियों का आने वाला यह वर्ष का यह मास यह दिन शुरू होने वाला है, इसमें शनि तुम्हारे राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तुम सचेत हो जाओ। समझ में आया? जी जी भगवान, बोले कि भगवान ये आप जब बोलते हैं ना शनि तुम्हारी राशि में प्रवेश करने वाला, तो ये इसका क्या मतलब होता है? कौन सी राशि में जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी मान लीजिए कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं ना, जी भगवान। तो आपके पास देखना यह है कि हमारे पास जो जन्म पत्रिका है वो किस राशि की जन्म पत्रिका है। ठीक है भगवान। अब उस राशि से शनि किस भाव में गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं जैसे वो हाँ, कैसे मतलब? जैसे मान लीजिए कि धनु राशि वाला हुआ, तो धनु राशि में चंद्रमा है, तो धनु से अगर हम कुंभ को जोड़ेंगे तो धनु से कितने स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है, जोड़िए धनु राशि से। तीसरा भाव हो गया गुरुजी। तीसरी जगह आएगा, तीसरा हाउस। यानी कि धनु राशि वाले के ऐसे मैं इसको बताता हूं आपको, इसी तरह से आप लोग एक एक कंफ्यूजन को दूर कीजिए और देखिए कि कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए एक कुंडली आपको दिखिए, जी भगवान। जी ये जी मिथुन गुरुदेव। मिथुन राशि की कुंडली है ना। जी भगवान। जी चलिए अब हम इसका गोचर गोचर निकालते हैं। अब देखिए मिथुन राशि से, मिथुन राशि यानी चंद्रमा मिथुन राशि में वहां था, मिथुन राशि चंद्रमा। अब एक मान ली यहाँ पर मकर में चंद्रमा है आज, ये आज की कुंडली है, ये आज की कुंडली है भगवान, अभी की वर्तमान कुंडली है। मिथुन राशि से शनि का ट्रांजिशन किन स्थान पर हो रहा है देखना है, नवम स्थान पर हो रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, ठीक ना? जी जी समझ में आया हरि किशन जी? हाँ भगवान, इसमें हाँ, 9वें स्थान में चल रहा है उसका, सही बात है। अब अब राशि बदलते चलेगा तो शनि के चंद्रमा से दूरी भी बदलते चलेगी। जी जी वो। चलेगी ना? जी वो चलेगी वो।
अब हम मीन राशि से देखते हैं, तो मीन से देखिए शनि की दूरी कमी, मीन से 12 हो गए। अगर हम धनु से देखते हैं तो धनु से शनि का ट्रांजिशन हो गया तृतीय स्थान में। अगर हम वृश्चिक को देखते हैं तो वृश्चिक से देखिए तृतीय स्थान में हो गए। अगर हम कन्या से देखते हैं तो कन्या से भी जोड़ लीजिए। समझ में आ रहा है? जी जी सबको समझ में आ रहा है या नहीं? जी भगवान। पहला हमको यह देखना है कि हम किस राशि का गोचर विचार कर रहे हैं और कौन सा ग्रह उस राशि से कितने स्थान पर गोचर कर रहा है। 4, 8, 12 जो ग्रह गोचर देखना हो, हमको सूर्य का गोचर देखना हो कि आज धनु धनु मिथुन राशि वाले का सूर्य द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। अब द्वितीय स्थान में हम देखेंगे कि सूर्य का ये जो गोचर हो रहा है ये द्वितीय स्थान में शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है। ठीक है ना? जी जी भगवान। तो अगर यहाँ पर सूर्य का शुभ गोचर होगा और दशा भी शुभ चल रही होगी, सूर्य जन्म पत्रिका में योगकारी होंगे, तो इसके जातक को संचित धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवार में एकता होगी कि नहीं एकता होगी, बताइए। होगी होगी भगवान। समझ में आ रहा है किशन जी? हाँ भगवान, आ रहा है। तो इन 12 लग्नों में से, राशियों में से किस राशि का हमको किस ग्रह का गोचर करना है, हम चंद्रमा से उनका काउंटिंग करेंगे। और तब हम बता चुके हैं पूर्व में कि आपको किस ग्रह का गोचर का शुभ स्थान अशुभ स्थान, तो एक आपको इस तरह से काउंटिंग करना पड़ेगा। समझ में आया? जी जी गुरुदेव। हाँ, अब देखिए, अब प्रभु शनि मिथुन राशि से भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी राशि में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर कितने वर्ष रहेंगे? 2.5 वर्ष रहे हैं भगवान। 2.5 वर्ष हाँ। आज चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करे। आप पंचांग में भी देखिएगा ना, तो वर्तमान समय में चंद्रमा का आज मकर राशि में ही गोचर हो रहा होगा। अब यही चंद्रमा आज से 2.25 दिन, आज कल और परसों कुछ घंटे के बाद ये चले आएंगे कुंभ राशि में, चले आएंगे ना? जी जी जी। अब यहाँ पर आने के बाद शनि के साथ इनका विष योग बनेगा, बताइए। जी बिल्कुल। अब चंद्रमा से जन्मस्थ चंद्रमा से हम चंद्रमा का देखें कि नवम गोचर कैसा होता है। शुभ है अशुभ है, तो जब तक यहाँ पर रहेंगे शनि के साथ, तो कुछ ना कुछ जातक को मानसिक परेशानी इत्यादि तो प्रदान करेंगे ना। 2 ही दिन प्रदान करेंगे ना? जी 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 करेंगे जी। बोले हरि किशन जी। जी करेंगे भगवान। अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर मीन राशि में, फिर मेष राशि में, फिर मान लीजिए कि चंद्रमा द्वादश भाव में चलाए और इनकी उच्च राशि में चलाए। अब उच्च राशि में जाने के कारण निश्चित है कि चंद्रमा अपना शुभत्व प्रदान करेंगे, लेकिन नियम है कि कोई भी ग्रह 12वां भाव में जब गोचर करता है तो हानिकारक होता है। तो अगर हम चंद्र लग्न से देखें, चंद्र राशि लग्न से देखें, तो चंद्रमा का गोचर 12वां होगा ना? जी भगवान। बताइए बताइए भगवान, होगा कि नहीं? मिथुन को अगर हम राशि मानते हैं तो चंद्रमा वृषभ राशि में 12वें गोचर करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल करेंगे जी। हाँ, तब यहाँ पर चंद्रमा सामान्य 2 दिन तक
यानी कि 54 घंटे जो भी हो, इस जातक को मिश्रित फल देंगे। क्यों मिश्रित फल? कि एक तो अपनी उच्च राशि में, अगर यही अपनी नीच राशि में रहते, राहु के साथ रहते, अन्य पाप ग्रहों के साथ रहते तो ज्यादा बुरा फल देते, लेकिन ये अपना मिश्रित फल देंगे क्योंकि थोड़ा उच्च राशि में भी है। अब यहीं पर इनका संबंध गुरु से हो जाता, कोई शुभ ग्रहों से संबंध दृष्टि युक्त वगैरह हो जाता, तो चंद्रमा का जो अशुभ फल है वह भी खत्म हो जाता। अब यही चंद्रमा घूमते घूमते फिर लग्न में आएंगे, फिर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और इसी तरह से पूरे चक्र का भ्रमण करते रहेंगे और इसका जातक पर प्रभाव मिलता रहेगा। एक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? हो गया भगवान, हो गया। सबका बताइए। बताइए हरि किशन जी, मनोज जी, ज्योति जी, ये समझ में आया ना? जी जी भगवान। जी जी। तो जीवन पर्यंत सारे ग्रह इसी भचक्र में इसी तरह से चलते रहते हैं। अब वर्तमान में देखिए, गुरु मंगल की राशि में बैठा है, साथ में राहु बैठा है। राहु चांडाल योग बना कि नहीं बना? जी बना, बिल्कुल। बताइए, हाँ या ना बताइए। हाँ गुरुदेव, चांडाल योग हाँ, बना। गुरु चांडाल योग बन रहा है भगवान। ऊपर से शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है। हाँ, तीसरी दृष्टि पड़ रही है भगवान। अब बताइए कि मेष राशि वाले लोगों का इस पर प्रभाव होगा कि नहीं? मेष राशि में अब इसके मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का आय क्षेत्र में पापक ग्रहों का योग बनना इसके आय को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? मतलब हम ऐसे बताइए। कह सकते हैं जिन लोगों की मिथुन लग्न है, जितने भी लोगों का, सबके ऊपर ये फर्क पड़ेगा, ये मतलब हुआ ऐसे ऐसे भगवान। नहीं नहीं भगवान, मिथुन लग्न नहीं, मिथुन राशि कहिए। हाँ, मिथुन राशि, चंद्रमा की हाँ मिथुन राशि है। हाँ। तो उन सब लोगों के जो पेपर में डेली आता है वो वाला बात इसमें हो जाएगी। लेकिन सब लोगों की नहीं प्रभु, उसमें भी अंतर आएगा। हर की कुंडली में कुछ ऐसे भी मिथुन राशि वाले होंगे जिनकी कुंडली में गुरु नीच के होंगे, अशुभ होंगे, ठीक है ना? जी भगवान। अस्त होंगे, मृत होंगे। किसी की कुंडली में किसी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गुरु, वैसे तो मोटा मोटी मान के चलिए तो मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु शुभ होते ही नहीं है प्रभु। देखिए क्यों नहीं होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी प्राप्त होके एक केंद्राधिपति दोष से लग जाता है ना? जी जी भगवान, बिल्कुल सही। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर प्रायः शुभ नहीं होगा। वर्तमान में उनको परेशानियां होनी चाहिए, ये कह सकते हैं। आप सही इसको देख रहे हैं। अब जन्म पत्रिका में जिस स्थान में गुरु चांडाल योग बन रहा होगा और गोचर में गुरु चांडाल योग बन रहा है, इसका इन्फेक्ट वहां पर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए। जी भगवान। समझ में आ रहा है राघवेंद्र जी, नीतू जी, साक्षी जी, आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भगवान। कोई ऐसा आदमी जिनको ना समझ में आ रहा हो तो पूछिए, समझिए थोड़ा। गुरु जी, ये वाली जो लाल
बताइए ना, आपने वो वाली प्लीज रिपीट कर दीजिए। क्या? ये जो लास्ट वाली जो बोला है ना, लास्ट वाला सेंटेंस आपने क्या बोला, वो सुन नहीं पाए। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर प्रायः शुभ नहीं होता है। जी गुरुजी एक बात पूछनी थी कि अगर गुरुजी कोई योगकारी नहीं है तो उसके तो वो चाहे भले ही शुभ स्थान पे आए चाहे अशुभ स्थान पे आए तो वो होएगा ही नहीं, उसके लिए अशुभ ही होगा। हाँ, मान चलते हैं जी कि कोई ग्रह हमारे, हाँ जी। आप देखिए, एक इस कुंडली में एक लग्न 3 लिखा हुआ है। इस कुंडली में आप लोग बताइए योगकारी कौन सा ग्रह बन रहा है? कि मैं बताऊं? शनि है भगवान। पहला देखिए, समझिए, पहला शुक्र, क्योंकि मूल त्रिकोण का भाव उसको मिला। हाँ या ना, बताते चलिए आप। जी जी। दूसरा शनि, क्योंकि उसको नवम भाव। एक नवम भाव मिला। और तीसरा स्वयं बुद्ध देव, यही इसके लिए योगकारी है कि नहीं? मिथुन लगन में बताइए। जी वो। जी अब बुद्ध का इस कुंडली में अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? गुरुजी, हाँ बताइए। गुरुजी जैसे आपने बोला शुक्र और शनि योग कारक है, तो इनको तो एक 8वां और 12वां भाव में मिला हुआ है, तो उसको नहीं करे क्या, उसको उसका विचार नहीं करें क्या? नहीं, स्वीकार करना है। आपको यह भी देखना होगा साक्षी जी की एक ग्रह के पास 2 राशियां हैं, समझे ना? हैं? आप जी ऐसा समझिए, आपके पास 4 प्रकार के 4 स्थानों पर मकान है। 4 स्थान पर आपके मकान हैं। आपके 4 बच्चे हैं। चारों ही बच्चों पर आपका उतना ही प्रभाव है, लेकिन विशेषतः किसी भी माता पिता के लिए चारों में कोई ना कोई ऐसा बच्चा उसका उसका जो होगा, उससे उसको अधिक लगाव होगा, अधिक प्रेम होगा, अधिक स्नेह होगा। होगा कि नहीं? पता है भगवान ऐसा। बताइए हाँ या ना, बताइए। इसी पर इसका सूत्र है, बताइए। जी तो 4 स्थान पर मकान है, तो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता होगा उस मकान पर उसका ज्यादा स्नेह होगा। बाकी स्थानों पर उतना स्नेह नहीं होगा जितना जिस स्थान पर वो रहता है, जहां उसका जीवन यापन हो रहा है। होता है कि नहीं स्नेह ऐसा? सही है भगवान। बताइए साक्षी जी, तब मैं बताऊं। जी जी तो हर ग्रह भी उस भले ही 2 राशियों का स्वामी हो, लेकिन उसका एक अपना मूल त्रिकोण राशि होता है। तो ग्रह जो होता है वह मूल त्रिकोण राशि पर ज्यादा अपना प्रभाव देती है। अब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, है कि नहीं? बताइए। है गुरु। तो शनि की कुंभ राशि है, तो जब शनि कुंभ राशि में जाएगा तब इस जातक के लिए अच्छा फल देगा। लेकिन आपने अच्छा कहा कि तो वृष राशि का क्या होगा? तो जब वृष राशि पर सूर्य का शुक्र का प्रभाव होगा तो इस जातक के लिए यही शुक्र सामान्यतः अशुभ फल देने लगेगा, क्योंकि बुरा भाव में गया है। लेकिन
जब अच्छे राशि वाले मूल त्रिकोण राशि अपनी उच्च राशि में आएगा तो अच्छा फल देगा। यानी कि एक ग्रह दोनों ही राशियों के फल उस स्थिति पर देते हैं। कौन सा उनका राशि, मूल त्रिकोण राशि शुभ है या बिना मूल त्रिकोण राशि शुभ है, फल दोनों का ही प्राप्त होता है। अब समझ में आ गया आपको? जी। सबको समझ में आ गया ना? गुरुजी, हाँ गुरुजी, ये गुरुजी हाँ ये जैसे आप ऐसे कहते हैं ना कि जैसे आपने अभी शुक्र का ही बता रहे हैं, ये साक्षी जी ने पूछा है, तो गुरुजी ये स्वराशि फिर होती है तो स्वक्षेत्रस्थ बोलते हैं, तो वो 12वां स्थान हो गया, और ये मूल त्रिकोण हो गया ये स्थान 5वां। तो गुरुजी फिर इनमें डिफरेंस क्या रहा? स्वक्षेत्री भी तो बोलते हैं, तो ये दोनों ही जगह स्वक्षेत्री होता है ना? इसको ले जाओ। अब देखिए, ये आपका कहना अति उत्तम है कि हम स्वक्षेत्री स्वराशि कहते हैं, लेकिन महोदया ये भी तो देखना है, स्थिति ये बन रही है कि मिथुन लगन में इनका एक राशि जो है स्वक्षेत्र वो शुभ है और एक जो है सो अशुभ क्षेत्री है। तो यहाँ पर शुक्र का दायित्व तो बनता है कि दोनों का फल देना है, शुभ क्षेत्र का भी फल देना है और अशुभ क्षेत्र का भी फल देना है। तो ये दोनों का फल देंगे। जब अशुभ वाला इनकी भी, दशा, अशुभ वाले जी, तो पहले कौन सा देगा? पहले पहले तुला का, कोई भी ग्रह दशा अंतरदशा गोचर में सबसे पहले अपने मूल त्रिकोण का फल देता है, और तब दशा का उसका अंतिम भाग हो तब वह जो द्वादशस्थ का फल देंगे। दूसरा बात है, एक चीज और याद रखिए, यहाँ पर इस सिचुएशन में चाहे किसी भी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको द्वादशस्थ होने का दोष नहीं लगता है। यानी कि इस जातक के लिए शुक्र का द्वादश भाव में भी अगर गोचर हो या द्वादशस्थ भी बैठे तो शुभ ही फल देंगे। शुभ फल देंगे क्या? खर्च कराएंगे, शौकीनी में खर्च करेगा, भौतिक सुखों में खर्च करेगा। ये गुरुजी और अगर बृहस्पति हो तो? हाँ, तो बृहस्पति का द्वादशस्थ फल हानिकर हो जाएगा। शुभ ग्रहों का 4, 8, 12 में बैठना हानि होता है। जी गुरुजी। क्लियर हो गया नीतू जी? हाँ जी गुरुजी, वो मतलब यही हुआ कि वो अगर अपना स्वक्षेत्री होने से नहीं है कि वो हमको स्थान का भी देखना है साथ में। हाँ, बिना, मैंने क्या कहा, विनाश। अब यही शुक्र अगर हम इसको बदल देते हैं, अब देखिए, अब इसी शुक्र को हमने बदला तो सिचुएशन बदल गया कि नहीं बदला? बताइए, सिचुएशन बदला ना। अब देखिए, इस कन्या लगन में शुक्र हो गए भाग्य भाव के स्वामी, और यहाँ पर आ गए द्वितीय भाव के मारक भाव के स्वामी। तो जब भी शुक्र की दशा अंतर दशा आएगी तो सबसे पहले द्वितीय भाव का फल करेगी, और जब शुक्र गोचर बस यहाँ आएंगे तो भाग्य भाव का फल करेंगे। स्थिति बदला ना? बताइए। जी जी गुरुजी। तो स्थान तो देखना ही पड़ेगा कि मैंने क्या लिखाया था कि आप किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने से पहले ये देखिए, जैसे देखिए, आप इसमें से किसी एक ग्रह का चुनिए, कोई ग्रह का नाम लीजिए, कोई ग्रह का नाम लीजिए। चलिए हम देखते हैं शनि को। पहले ये देखिए, इसको हम कि शनि किस राशि में बैठा है। तो यहाँ पर एक आप कलम पर लिखिए स्वराशि। किस भाव में बैठा है तो लिखिए छठे भाव में। किस राशि ग्रहों से संबंध बना रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर देखिए शनि का 3 ग्रहों के साथ संबंध है।
बुध के साथ, शुक्र के साथ और मंगल के साथ। अब यहाँ पर यह देखिए कि शनि और किसी ग्रह से संबंध बना रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी ग्रह के साथ संबंध नहीं बन रहा है, जी बताइए। केतु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, केतु की। केतु की 5वीं दृष्टि आ रही होगी। चलिए 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आपने देखा कि मंगल और केतु, शुक्र और बुध, तो शुक्र शनि का मित्र है, शुक्र शुभग्रह है, बुध भी शुभग्रह है, तो 2 शुभग्रह और 2 पापक ग्रह शनि को देख रहे हैं, है ना, बताइए। जी गुरु जी जी। शनि स्वराशि में 6ठे स्थान में बैठा है। अब 6ठा स्थान में बैठकर निश्चित है कि जात एक गड़बड़ी क्या हो गया कि अष्टमेश मंगल इसको देख रहा है, शत्रु राशि से, शत्रु भाव से, एक गड़बड़ी है, गड़बड़ी है ना। हाँ जी जी। जी गुरु। अष्टमेश मंगल का केतु भी देख रहा है शनि को, तो केतु भी शनि का शत्रु ही होता है, क्योंकि राहुवत शनि और भौमवत केतु होता है, तो केतु भौम के समान ही शत्रु दृष्टि से देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, शनि थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, एक तो पापी, लेकिन इसका प्रभाव बुध और शुक्र कम कर रहे हैं, 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि हो रही है। अब यहाँ पर देखना होगा आपको, एक आता है षडबल चक्र, ए होता है षडबल। अब यहाँ पर देखिए मंगल को मात्र 3 पॉइंट मिले ना, समझ में आ रहा है आपको ना, 3 प्रकार के बल मिले। जी जी। शनि को 7 प्रकार के बिल 7 मिला, तो बताइए कि अभी आपके दृष्टि में सबसे ज्यादा बलवान कौन ग्रह है? शनि है भगवान। शनि गुरुदेव। शनि है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि को, अच्छा दूसरा डिग्री में भी हमने देखा तो 19 डिग्री पर मंगल और शनि 11 पर है, तो यहाँ पर एक तात्पर्य हुआ कि शनि का थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत पापक ग्रह देख रहे हैं और शनि बलवान है और पापी ग्रह होता है, तो इस जातक को रोग ऋण रिपु संबंधित समस्याएं होनी चाहिए, लेकिन सामान्य होनी चाहिए। शुभ ग्रहों का भी दृष्टि योग बन रहा है, समझ में आया आप लोग को? जी गुरुदेव। अब शनि का देखिए, शनि क्या कर रहा है, शनि अगर बुरा फल दे रहा है तो देखिए कि अष्टम स्थान को प्रभावित कर रहा है, 6ठा स्थान को प्रभावित कर रहा है, द्वादश भाव को प्रभावित कर रहा है और तृतीय स्थान को। शनि भी जब बुरा फल देगा तो आपको यहाँ का बुरा फल देगा, यहाँ का फल देगा और यहाँ का बुरा फल देगा। यानी कि शनि जब शत्रु राशि पर दृष्टि शत्रु मानता है, मंगल को भी शत्रु ही मानता है ना, ये भगवान। बताइए। जी गुरुदेव। समझ में आया नीतू जी? हाँ जी जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। अब शनि की दशा आएगी तो इस जातक को गंभीर बीमारी होगा, क्यों नहीं, क्योंकि षष्ठेश की दशा चलेगी और अष्टम स्थान को प्रभावित कराए, और जातक को बीमारी में खर्च कराएंगे कि नहीं कराएंगे, और जातक को हो सकता है किसी प्रकार से अष्टम का अष्टम होने के कारण बड़ा दुर्घटना भी करवा सकते हैं, बताइए। करवाएंगे कि नहीं, बताइए। जी भगवान कराएंगे।
शनि की दशा आएगी तो पहला तो यहाँ पर बुरा फल देंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि को देख रहे हैं प्रभु। हरे किशन जी, बिल्कुल देख रहे हैं भगवान। तो जहाँ शनि का दशा और यहाँ कन्या लगन होती है, तो अब समझ में आया? गुरुजी अभी आपकी आवाज नहीं आई, आपने अभी पीछे बोला ना कुछ, तो नेटवर्क में प्रॉब्लम थी तो समझ में नहीं आया। मेरा कहना है कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर शनि का दशा लग जाए, अंतर दशा चल रहा हो, तो शनि अपना प्रभाव कहाँ कहाँ देगा? पहला यहाँ देगा, जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान वृद्धि करता है, रोग रिपो परेशान बढ़ाएगा। दूसरा परेशानी भी कैसा देगा? तो गंभीर परेशानी देगा, बड़ा परेशानी देगा। उसके बाद आपको खर्च आएगा किस चीज में? तो बीमारी में, समस्या में, लड़ाई झगड़ा में, मुकदमा में, विभिन्न तो निगेटिव नकारात्मक चीजों में खर्च कराएगा। हो सकता है आपके साथ दुर्घटना भी घटने की संभावना हो, क्योंकि अष्टम को देख रहा है। समझ में आया? जी गुरुजी। जी क्योंकि बुरा भाव छठा शनि का एक स्वभाव है कि जिस स्थान पर बैठता है उसको बढ़ाता है। यही शनि अगर यहाँ बैठ जाए तो शुभ करेगा, आयु बढ़ाएगा। तो अष्टमस्त शनि को आयु वृद्धि के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ बैठकर आपके रोग ऋण बढ़ा रहा है, शनि हो जा रहा है अपनी शत्रु के घर में बैठकर। नीच राशि से अष्टम को देख रहा है, अष्टमेश भी जाकर द्वादश भाव में बैठ गए हैं, तो निश्चय को खर्च करवाए से आपको आवाज नहीं आ रही है भगवान। नेटवर्क की समस्या है। नहीं गुरुदेव, आपकी बैटरी कट रही है आवाज, कट आपकी बैटरी खत्म हो गई है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आ रही है गुरुदेव। हाँ, चलिए तो आज यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं। और कुछ समझ में आया आज के पाठ्यक्रम से या ना समझ में आया तो कोई प्रश्न हो तो निसंकोच होकर पूछिए, मैं सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ।